Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान के पहले अध्याय जीव जगत या द लिविंग वर्ल्ड की गहराई में उतरने वाले हैं। जी नमस्कार। यह चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए है। हमारे पास स्रोत के तौर पर एनसीईआरटी की किताब है और साथ में यूपीएससी का एक पुराना लेकिन बहुत ही दिलचस्प सवाल। बिल्कुल। शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा पेड मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। तो आज का हमारा मिशन क्या है? तो आज हम एक अलग अप्रोच लेंगे। हम सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं जो 2013 में यूपीएससी ने पूछा था। सवाल था कि इन 3 जीवों में से एगैरिकस, नोस्टॉक और स्पाइरोजाइरा कौन जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये सवाल तो सीधे तौर पर इस पहले चैप्टर का नहीं लगता। सही कहा, लेकिन इसका जवाब इसी चैप्टर में छिपा है अगर आप जानते हैं कि कहाँ देखना है। हमारा मिशन है इस जवाब को ढूंढने के लिए इस चैप्टर को एक जासूस की तरह देखना। अरे वाह, ये तो दिलचस्प होगा। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। जीवित होने का मतलब क्या है? ये फ्रेमिंग बहुत अच्छी है क्योंकि यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप चीजों को जोड़ना सीखें। तो पहला सुराग है जीवन। जब हम सजीवों के बारे में सोचते हैं तो 2 चीजें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, वृद्धि यानी आकार में बढ़ना और जनन। हाँ, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। बिल्कुल, एनसीईआरटी भी इन दोनों का जिक्र करता है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। वो कहता है कि ये दोनों ही सजीवों के विशिष्ट गुण या डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बचपन से तो हम यही सीखते आए हैं कि जो चीजें बढ़ती हैं और बच्चे पैदा करती हैं वो सजीव हैं, तो फिर इन्हें डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं माना जाता? अगर मान लीजिए एक खच्चर जो स्टेराइल होता है और जनन नहीं कर सकता, तो क्या एनसीईआरटी के हिसाब से वो पूरी तरह जीवित नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर यूपीएससी का पोटेंशियल ट्रैप छुपा है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है एक ऐसा गुण जो बिना किसी अपवाद के हर सजीव में हो और किसी भी निर्जीव में न हो। अच्छा, बिना किसी अपवाद के? जी, अब इस कसौटी पर इन दोनों को देखते हैं। पहले वृद्धि। पहाड़ और रेत के टीले भी बाहरी पदार्थों के जमा होने से आकार में बढ़ते हैं, पर वो निर्जीव हैं। हाँ, सही बात है। और सजीवों में वृद्धि अंदर से होती है, तो ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। अब आते हैं जनन पर। जैसा आपने खच्चर का उदाहरण दिया, खच्चर, श्रमिक मधुमक्खियां या कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये सभी सजीव हैं पर जनन नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि इनके अपवाद मौजूद हैं, इसलिए हम इन्हें डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। समझ गया। तो ये अपवाद वाला पॉइंट यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर वो ऑल, ओनली, नन जैसे शब्दों से ट्रैप क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये याद रखना कि वृद्धि और जनन के अपवाद हैं एस्पिरेंट्स को एक गलत जवाब से बचा सकता है। एकदम सही। तो फिर वो कौन से गुण हैं जो इस टेस्ट को पास करते हैं? 3 गुण हैं जो इस टेस्ट को पास करते हैं। पहला है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय। हाँ, इसे आप किसी शहर की तरह समझ सकती हैं जो कभी सोता नहीं। इसमें लगातार कुछ बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन, और कुछ टूट रहा है, डेमोलिशन। अच्छा। हमारे शरीर में भी ये केमिकल रिएक्शंस 24/7 चलते रहते हैं जिनसे एनर्जी बनती है। किसी भी निर्जीव पत्थर या पहाड़ में ऐसा नॉन स्टॉप काम नहीं होता। दूसरा है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी, हर सजीव, चाहे वो एक कोशिका वाला अमीबा हो या खरबों कोशिकाओं वाला इंसान, कोशिकाओं से ही बना है। ये एक नॉन निगोशिएबल रूल है। और तीसरा है चेतना, कॉन्शियसनेस, यानी अपने पर्यावरण को महसूस करने और उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता। गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना चेतना का ही एक रूप है। ठीक है। हर जीव अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक होता है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी एक कदम आगे जाकर कहता है कि मानव एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें स्वचेतना है, यानी हम खुद के होने के बारे में भी जागरूक हैं।
तो ये 3 गुण उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना सजीवों के असली डिफाइनिंग फीचर्स हैं। वो जीवित हैं। जी। लेकिन जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो ये गुण लाखों अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि करीब 17 से 18 लाख प्रजातियां तो हम जानते भी हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या है ये। इतनी बड़ी संख्या को कोई कैसे समझेगा? यहीं से शायद हमारे दूसरे सुराग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, इतनी विशाल विविधता ही वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जरूरत पैदा करती है। अगर आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बिना किसी सिस्टम की किताबें ढूंढने जाएं, तो शायद कभी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, वर्गीकरण वही सिस्टम है और इस सिस्टम के 2 शुरुआती कदम है। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, यानी ये पता लगाना कि कोई जीव असल में है क्या, और नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर, यानी उसे एक ऐसा नाम देना जिसे पूरी दुनिया में वैज्ञानिक पहचान सकें। मुझे याद है स्कूल में हम आम को मैंजीफेरा इंडिका रटते थे, लेकिन यह हमेशा समझ नहीं आया कि 2 नामों की जरूरत ही क्या है। आम बोलने से काम क्यों नहीं चलता? क्या ये द्विपद नाम पद्धति इसी समस्या को हल करती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आम आप हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में मैंगो, बंगाली में आम। हाँ, भारत में ही सैकड़ों नाम होंगे। और दुनिया भर में तो हजारों होंगे। इससे कंफ्यूजन होता। इसी समस्या को हल करने के लिए कैरोलस लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को पॉपुलराइज किया। इसके कुछ सार्वभौमिक नियम हैं। हर नाम में 2 हिस्से होते हैं, पहला वंश और दूसरा जाति। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा वंश है और इंडिका जाति। एकदम सही। और इसे लिखने के भी कुछ खास नियम हैं, है ना? हाँ, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। पहला, नाम लैटिन भाषा में होते हैं और प्रिंटिंग में तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है। दूसरा, हाथ से लिखने पर वंश और जाति दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। तीसरा, वंश का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जाति का नाम स्मॉल लेटर से। और यहाँ एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि लिनियस ने लैटिन भाषा ही क्यों चुनी, क्योंकि उस समय लैटिन एक मृत भाषा थी, यानी बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती थी। अच्छा। जी। इसका फायदा ये हुआ कि उसके शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते नहीं, जिससे वैज्ञानिक नामों में एक स्थिरता बनी रहती है। वाह, ये एक शानदार इंसाइट है। एक छोटा सा फैसला आज भी विज्ञान में क्लैरिटी बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल। तो ठीक है, अब हमने किसी जीव को पहचान लिया, उसका नाम भी रख दिया। अब उसे उस बड़ी सी लाइब्रेरी में सही शेल्फ पे कैसे रखेंगे? इसके लिए हमारे पास है अगला सुराग, वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आप इसे एक लैडर यानी सीढ़ी की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें 7 मेन स्टेप्स या रैंक्स हैं। ओके, एक सीढ़ी की तरह। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका किसी पते की तरह सोचना है। सबसे बड़ा स्तर है जगत, किंगडम। मान लीजिए ये देश है। फिर आता है संघ, फाइलम, जो राज्य की तरह है। देश, फिर राज्य। फिर वर्ग, क्लास यानी शहर। फिर गण, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, और सबसे आखिर में सबसे बुनियादी स्तर पर जाति, स्पीशीज, जो आपके घर का नंबर है। ये एनोलॉजी तो बहुत अच्छी है, और इसे याद रखने के लिए भी शायद कोई तरीका होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेमोनिक्स बहुत पसंद आते हैं। हाँ, इसका एक क्लासिक निमोनिक है जो बहुत काम आता है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इस हायरार्की का सबसे जरूरी सिद्धांत यह है कि जैसे जैसे आप जाति से जगत यानी नीचे से ऊपर जाते हैं, तो समानताएं कम होती जाती हैं। बिल्कुल। जीवों के बीच समान गुण कम होते जाते हैं। एक ही जाति के 2 कुत्तों में ज्यादा समानता होगी, बजाय एक कुत्ते और एक मछली के, जो एक ही जगत, जंतु जगत में है। एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है, लेकिन ये सब तो सिद्धांत की बातें हो गई। वैज्ञानिक असल में ये काम कैसे करते हैं? उनके पास क्या टूल्स हैं जिनसे वो किसी पौधे या जानवर की पहचान कर उसे इस हायरार्की में फिट करते हैं? अच्छा सवाल है। एनसीईआरटी में कुछ बहुत जरूरी टैक्सोनॉमिकल एड्स या टूल्स का जिक्र है। पहला है हर्बेरियम, जो सूखे और दबाए गए पौधों का एक कलेक्शन है जिन्हें शीट पर लेबल के साथ लगाया जाता है। ठीक है। फिर है वनस्पति उद्यान, बॉटैनिकल गार्डन्स, जहां जीवित पौधों का कलेक्शन होता है। जानवरों के लिए संग्रहालय, म्यूजियम है, जहां मरे हुए जीवों को संरक्षित किया जाता है। और प्राणी उपवन या चिड़ियाघर,
ज़ूलॉजिकल पार्क्स। जहां जीवित जंगली जानवरों को रखा जाता है। जी। मुझे याद है कॉलेज में हमें अपना हर्बेरियम बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। उस वक्त तो बड़ा बोरिंग काम लगता था। पौधों को ढूंढो, अखबारों में दबाकर सुखाओ, फिर शीट पर चिपकाओ। हम सब ने किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब के अलावा एक बहुत ही अनोखा टूल है जिसे कुंजी या चाबी कहते हैं। की? हाँ, ये एक विश्लेषणात्मक साधन है। इसे आप एक 20 क्वेश्चन वाले गेम की तरह सोच सकते हैं। हर कदम पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है जिसके 2 ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या नहीं। अच्छा। जैसे, क्या इस पौधे में फूल हैं? बिल्कुल। अगर जवाब हाँ है तो आप एक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो दूसरे पर। लक्षणों के इसी जोड़े को, इस सवाल को कपलेट कहते हैं। ओके, कपलेट। और ऐसे सवालों की सीरीज को पार करते करते आप आखिर में जीव की सही पहचान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमारे पास सारे सुराग जमा हो गए हैं। हमने समझा कि जीवित क्या हैं, उन्हें नाम कैसे देते हैं, उन्हें एक हायरार्की में कैसे रखते हैं, और वैज्ञानिकों के पास क्या टूल्स हैं। जी, लगभग सब कुछ। अब चलिए वापस चलते हैं अपने 2013 वाले सवाल पर। अगैरिकस, नॉस्टॉक और स्पायरोगायरा, ये सारे सुराग हमें इसका जवाब ढूंढने में कैसे मदद करते हैं? यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। यूपीएससी ने आपसे ये नहीं पूछा कि नॉस्टॉक क्या है, उसने उसका एप्लीकेशन पूछा। लेकिन एप्लीकेशन जानने के लिए आपको पहले उसकी पहचान जाननी होगी, जो इस चैप्टर का कोर आइडिया है। सही बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों जीव लाइफ के ग्रेट लाइब्रेरी में किस शेल्फ पर रखे हैं। सबसे पहले लेते हैं नॉस्टॉक को। ये एक साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। ये किंगडम मोनेरा में आता है। ओके, किंगडम मोनेरा। जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि साइनोबैक्टीरिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। अच्छा। वो हवा की नाइट्रोजन को अमोनिया जैसे रूप में बदल देते हैं, जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही गुण उसे एक बेहतरीन जैव उर्वरक, बायोफर्टिलाइजर बनाता है। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन जानने से हम उसके फंक्शन तक पहुंच पाए। और बाकी दोनों का क्या? अब देखिए, एगेरिकस ये आम मशरूम है। इसका क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि ये एक कवक है, फंगस है, जो किंगडम फंजाई में आता है। फंगस, ठीक है। कवक असल में डिकम्पोजर्स होते हैं। वो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को नहीं दे सकते, इसलिए यह जैव उर्वरक नहीं है। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। जी। और तीसरा, स्पायरोगायरा। ये एक हरा शैवाल है जो किंगडम प्रोटिस्टा या प्लांटे में रखा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वो खास क्षमता नहीं होती जो नॉस्टॉक में है। तो वर्गीकरण जानने से ही हम उनके फंक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं और गलत विकल्पों को हटा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो सच में आंखें खोलने वाला था। इसका मतलब यूपीएससी ये नहीं चाहता कि हम चैप्टर 1 को अलग से और चैप्टर 3 को अलग से पढ़ें। वो चाहता है कि हम चैप्टर 1 से मिले वर्गीकरण के लेंस का इस्तेमाल करके चैप्टर 3 में दिए गए कार्य को समझें। एकदम सही। ये अध्याय उस समझ की पहली सीढ़ी है। वाह। जीव जगत अध्याय आपको वो फ्रेमवर्क, वो मेंटल मॉडल देता है जिससे आप नॉस्टॉक को एक बैक्टीरिया के रूप में पहचान सकें और फिर उसके गुण को याद कर सकें। ये सिर्फ रटना नहीं, बल्कि जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे लागू करना सिखाता है। तो आज हमने जीव जगत अध्याय के मुख्य बिंदुओं को समझा। हमने सजीवों के असली डिफाइनिंग फीचर्स, उपादेय, कोशिकीय संगठन और चेतना को जाना। हमने द्विपद नाम पद्धति के पीछे का क्यों समझा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को एक पते की तरह देखा और वैज्ञानिकों के टूल्स को भी समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीखी कि कैसे एनसीईआरटी का एक बुनियादी दिखने वाला अध्याय यूपीएससी के अप्लाइड सवालों का आधार बनता है। ये हमें सिखाता है कि तैयारी में किसी भी टॉपिक को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसकी नींव कहीं और काम आ सकती है। बिल्कुल। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। इस अध्याय में कहा गया है कि सभी जीव किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो विकास के क्रम में हो या पारिस्थितिकी तंत्र में। जी। वर्गीकरण हमें इन संबंधों के जटिल जाल को समझने में मदद करता है। इस पर सोचिएगा कि ये समझ हमें जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कॉन्जर्वेशन के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में क्या सिखाती है। बहुत गहरा सवाल है। जब हम जानते हैं कि मार्स रॉक सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं बल्कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाला एक जरूरी हिस्सा है, तो क्या उसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती? बिल्कुल बढ़ जाती है।
हमारी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते कि हम ऐसी गहराई से विषयों का विश्लेषण करते रहें तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सहयोग करें। जी, हमारा सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे सभी मेंबर्स का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.